हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 14 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। आने वाले किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए आप टेंशन फ्री रहें, सारे करंट अफेयर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप किसी भी डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे या इवन आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वहां तक भी आपको इन सभी करंट अफेयर से मदद मिलेगी। क्योंकि इन करंट अफेयर की खास बात यह है कि मैं यहाँ पर पीआईबी को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण जोश और उसके बाद बहुत सारी अगली रिसर्च भी, कि हाँ एसएससी के पैटर्न को बेसिकली समझते हुए कि हाँ सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस्ड स्टूडेंट है वो है एसएससी। तो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ये करंट अफेयर बनते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ा करो, एक भी क्वेश्चन आपका जाने ना पाए बच के, बस ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कंप्यूटर का। यह था कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको मशीन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। देखिए, कंप्यूटर में बेसिकली दो तरीके की लैंग्वेज होती है। एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इन्हीं को हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अगर एक लाइन में मैं आपको बोलूं कि दोनों में अंतर क्या है, तो आप ऐसे समझ लो कि लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं या मशीन लैंग्वेज वो होती हैं जिनको मशीन समझ पाती है, और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जिनको यूजर समझ पाता है, या आप बोल सकते हो जिनको ह्यूमन समझ पाते हैं। ओके, सो अगर देखा जाए कि सी लैंग्वेज, क्या सी लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पीएचपी में भी हम लोग कोडिंग करते हैं, पाइथन में भी हम लोग कोडिंग करते हैं। लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग नहीं करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज 010101 का कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 01 के कॉम्बिनेशन ही होते हैं। तो ये एक ऐसी भाषा है जिसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का प्रोसेसर ही समझ पाता है, मतलब एक मशीन समझ पाती है। इसलिए इसको मशीन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर आज के। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कस्टमर्स के ऊपर ओवरचार्ज करने पर फैसला लिया गया है कि 12 अक्टूबर से ओला, उबर और रैपिडो इन सब की सर्विस बंद कर दी जाए। तो ये राज्य सरकार है कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार। कर्नाटक के अंदर लगातार पिछले कुछ टाइम से ऐसी कंप्लेंट्स मिल रही थी कस्टमर्स की कि ओला, उबर या फिर रैपिडो, ये जितने भी ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाली कंपनीज हैं ये ओवर चार्ज कर रही हैं। मतलब एस्टिमेटेड इनका रुपी कुछ और आता है जब आप राइड लोगे, और जब आपकी राइड खत्म होगी तो वहां पर बहुत ही एक्स्ट्रा पैसा बढ़ के देने को वो एप्लीकेशन बोलेगा। तो इन सारी चीजों के चलते कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि 12 अक्टूबर से इन तीनों में से कोई भी कंपनी अपनी सर्विस कर्नाटक के अंदर नहीं दे पाएगी। कर्नाटक में इस टाइम पे गवर्नर है थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हुआ क्या कि 3 सदस्यों का एक कमीशन बनाया गया है, ठीक है। और ये कमीशन भारत सरकार के द्वारा इसलिए बनाया गया है कि ये कमीशन फैसला लेगा इस बात पर कि ऐसे दलित जो कि सिख धर्म में कन्वर्ट हुए हैं या बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, उनको छोड़कर बाकी दूसरे और धर्मों में अगर वो कन्वर्ट हुए हैं तो क्या उन्हें एससी का दर्जा मिलना चाहिए, क्या उन्हें शेड्यूल कास्ट में कंसीडर किया जाएगा, उस स्टेटस में कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके लिए एक कमीशन की स्थापना करी गई है। इसमें 3 सदस्यीय कमीशन की स्थापना करी गई है और इसके हेड कौन बनाए गए हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं केजी बालाकृष्णन। कौन है? केजी बालाकृष्णन। आपको पता है ये भारत के सीजीआई भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 37वें सीजीआई थे ये भारत के। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये भारत के पहले ऐसे सीजीआई थे जो कि मलयाली थे। तो ये भी आप ध्यान रखना कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पहले मलयाली सीजीआई कौन है, तो ये भी केजी बालाकृष्णन ही है। और इस टाइम पे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये हैं जस्टिस यू ललित। यू ललित 8 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पीएम डिवाइन योजना न्यूज में चल रही है, तो इसका लक्ष्य भारत के कौन से क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है? तो प्रधानमंत्री डिवाइन योजना लॉन्च करी गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर डिवाइन का पूरा मतलब क्या है? तो समझ लीजिए, डिवाइन का मतलब है
DEV का मतलब है डेवलपमेंट और INE का मतलब क्या है, इनिशिएटिव। तो पूरा नाम इसका क्या है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। इसके तहत भारत सरकार ने 13,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। इस पूरे 13,000 करोड़ की मदद से आने वाले 2026 तक, मतलब जो इस टाइम पे 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये 2026 में खत्म होगा। तो 2026 तक जितने भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी राज्यों के अंदर डेवलपमेंट किया जाएगा। इन 13,000 करोड़ का मेन मकसद ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और इन 13,000 में से 6600 करोड़, मतलब 6,600 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जैसे कि रोड हो गई, हो सकता है मेट्रो बने कहीं पर, या हो सकता है स्कूल्स बनाए जाएं, यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं। तो ये हो गया आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ जाता है जैसे टेली कम्युनिकेशन लाइन दी जाएंगी, ओके, और दूसरी ऐसी सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सब आपकी वर्चुअल हो गई। तो इसको लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। अभी हाल ही में कौन से देश के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन के प्रमाण खोज निकाले हैं? द ट्रैपिंग जोन है क्या है, इसको समझ लीजिए। समुद्र के अंदर एक अलग इकोसिस्टम खोजा गया है और ये समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, मतलब आप बोल सकते हो आधा किलोमीटर नीचे जाके गर्त में एक नया ऐसा मरीन हैबिटेट खोजा गया है, जहां पर बहुत सारी ऐसी मरीन हैबिटेट की प्रजातियां देखने को मिली है जो कि कभी ना कभी विलुप्त हो गई थी। आप ऐसा समझ लो, समुद्र के ऊपर से 500 मीटर नीचे एक अलग ही दुनिया यहां पर देखने को मिली है और इसको खोजा गया है इस तरीके की छोटी स्कूबा सबमरीन से, जिसमें अंदर दो लोग एक टाइम पे बैठ सकते हैं। और ये ढूंढ निकाली गई है मालदीव्स में। कहां पर? मालदीव्स में। मालदीव्स में इस टाइम पर इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार है। मालदीव्स की कैपिटल है माले। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्रूनो आयर्स है और जापान की कैपिटल है टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कौन से शहर में शुरू होने जा रहा है? तो इसकी शुरुआत बहुत जल्दी होने जा रही है गांधीनगर में। कहां पर? गांधीनगर में। ये शुरू होने जा रहा है 18 अक्टूबर से और चलेगा 22 अक्टूबर तक। आपको पता है डिफेंस एग्जीबिशन क्यों लगाई जाती है? इसमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ऐसे इक्विपमेंट प्रदर्शनी में रखे जाते हैं जो कि पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित है। फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, एयरक्राफ्ट हो, टैंक हो, या फिर कैनन्स हो, या फिर स्मॉल आर्म्स हो, हर वो इक्विपमेंट जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में बनाया गया है। अब इस प्रदर्शनी में इसका फायदा क्या होता है? ये जो डिफेंस एक्सपो होती है, इसमें दुनिया भर के कंट्रीज के डिफेंस के डेलीगेशन आते हैं और वो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेते हैं। अगर उन्हें कोई भी इक्विपमेंट इंटरेस्टिंग लगता है तो वो भारत सरकार को कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं इसके बारे में कि वो परचेज करेंगे इसे आगे चल के। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिनको हमारे MSMEs भी बनाते हैं, तो वो डिफेंस के MSMEs जो हैं वो भी यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। इस पूरी डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण जो है ये DRDO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रस्थान। प्रस्थान नाम की ये जो सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये कौन सी नेवल कमांड के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई है? तो इसको अभी हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी ने ही हिस्सा नहीं लिया है, यहाँ पर मरीन पुलिस ने हिस्सा लिया है, मरीन पुलिस। इसके अलावा ऑयल एंड गैस ऑपरेटर्स हैं जो, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात, इस बार इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने भी हिस्सा लिया है। अब देखिए इन सभी के यहाँ पर हिस्सा लेने का मतलब क्या है। जो इंडियन नेवी है वो यहाँ पर ट्रेन करेगी मरीन पुलिस को भी, और साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड, ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी सीमा रेखा को सुरक्षित रख सकते हैं। जो ऑयल एंड गैस ऑपरेटर्स हैं ये मर्चेंट नेवी के कांटेक्ट में आते हैं और जो भी सामान आयात या निर्यात होता है तो इनको भी यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि वो भी गाइडलाइंस को समझ सके और किस तरीके से जो समुंदर है या हमारी कोस्ट लाइन है वो पॉल्यूटेड ना होने पाए, इन चीज़ों का ख्याल रखें। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को भी इसलिए शामिल किया गया क्योंकि मछली उत्पादन भी जो होता है वो भी हमारी कोस्ट लाइन पर ही होता है, तो इनको भी यहाँ के मानक पता रहे और ये भी इस चीज़ से अवेयर रहे कि किस तरीके से समुद्र को हम साफ रख सकते हैं और मछली उत्पादन भी कर सकते हैं। तो ये इसका मेन मोटो था, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी।
अगला क्वेश्चन है, ये कब का टाइम पीरियड है जितने के लिए भारत सरकार ने इथेनॉल सब्सिडी योजना को बढ़ा दिया है? तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इथेनॉल सब्सिडी योजना जो है ये मार्च 2023 तक और दी जाएगी। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो अगले 5 से 6 महीने तक दी जाएगी। आपको पता है ना, इथेनॉल एक लंबी जर्नी के द्वारा तैयार होता है और तब जाकर पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्रॉप से फर्मेंटेशन होता है इसका, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो भट्टी वगैरह में रखा जाता है इसको। उसके बाद इसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने के बाद आपको इथेनॉल कंपोनेंट मिलता है। उसके बाद इसे ब्लेंड किया जाता है। ब्लेंड करने के बाद फिर ये तैयार जो होता है, देन इसको आपके फ्यूल में मिलाया जाता है, फिर चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लद्दाख हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अब से नए चीफ जस्टिस होंगे अली मोहम्मद मार्गे। क्या नाम है? अली मोहम्मद मार्गे। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे हाई कोर्ट के जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, दोनों को भारत का राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। और अगर बात करी जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की, तो उनको अपॉइंट करता है राज्य का गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी ट्रेन एक्सप्रेस है जिसका नाम बदलकर वाडियार एक्सप्रेस रख दिया गया है? तो अभी तक आप जिसे मैसूरू बेंगलुरु टीपू एक्सप्रेस के नाम से जानते थे, इसका नाम बदलकर अब से वाडियार एक्सप्रेस होगा। ध्यान रखिएगा। और इस साल के शुरुआत में भी एक ट्रेन का नाम बदला गया था, जिसको आप पहले हावड़ा कालका एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। उस ट्रेन का नाम बदल के अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेन इस एक साल के अंदर अभी तक बदली हैं, जिनके नाम बदले हैं। तो दोनों का नाम अब आप ध्यान रखिएगा, ये वाडियार एक्सप्रेस और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, अगरतला में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? अंग्रेजी में बोलें तो स्टेट जुडिशियल अकेडमी त्रिपुरा की, जिसका इनॉग्रेशन अगरतला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। राज्य के जितने भी जुडिशियल अधिकारी होंगे उन सब की ट्रेनिंग इसी जुडिशियल अकेडमी में कराई जाएगी। ये इसका मेन मोटो है। त्रिपुरा में इस टाइम पे बिप्लब कुमार देव की सरकार है और यहाँ पे जो गवर्नर है ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले जो बीडी मिश्रा हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, उनको मेघालय का भी अतिरिक्त पदभार दे दिया गया है। और डॉक्टर जगदीश मुखी आसाम के भी गवर्नर हैं और नागालैंड के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कौन से दिन मनाया गया? इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोग सारे ऐसे प्रयास करें कि डिजास्टर, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए तो उससे हम बच सकें। एग्जाम्पल के तौर पर पॉल्यूशन अगर कम करेंगे तो ओजोन लेयर हमारी सुरक्षित रहेगी और हम भी बचे रहेंगे यूवी रेस से। उसी तरीके से साइक्लोन से कैसे बच सकते हैं, ठंडे स्टॉर्म से कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे बस एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, अगर हम नेचर को कम हार्म करेंगे तो नेचर भी हमें कम हार्म करेगा। ये दिवस मनाया गया कल के दिन 13 अक्टूबर को ये डे मनाया गया। अभी क्या हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है कि जो एआरसी होते हैं ना, एआरसी का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अभी तक क्या था कि एआरसी को बनाने के लिए कम से कम जो लागत होनी चाहिए, जो कैपिटल होनी चाहिए आपके पास, वो ये था कि 100 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। ये आरबीआई की गाइडलाइन थी पहले, लेकिन आरबीआई ने अब ये कैपिटल जो है, मिनिमम कैपिटल का प्रावधान बढ़ा दिया है। आरबीआई पहले बोलता था कि अगर आपको एआरसी खोलनी है तो मिनिमम 100 करोड़ होने चाहिए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है कि मिनिमम आपके पास 300 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाकर आप एआरसी खोल पाएंगे। एआरसी का काम क्या होता है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। समझो इस बात को। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया। ठीक है, मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने बैंक से एक लोन लिया 50 लाख का, और इसके लिए इस व्यक्ति ने अपनी जमीन एक गिरवी रख दी। ठीक है, अब ये व्यक्ति कल को ये लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक क्या करेगा? इसकी जमीन की नीलामी करेगा, जाहिर सी बात है, इस पैसा को निकालने के लिए। तो बैंक, आपने नॉर्मली सुना होगा कि बैंक नीलामी कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैंक का काम तो आपका पैसा जमा करना है, आपको लोन देना है। क्या बैंक में आज तक आपने देखा है ऐसे एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट होता हो कि वो जो कि कोई भी एसेट हो उसकी नीलामी कर सके? ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। होता क्या है कि जब ऐसा बैड लोन हो जाता है, या इसको बैड पार्टी बोला जाता है,
इस केस में बैंक क्या करता है, तुरंत ये डॉक्यूमेंट भेज देता है एआरसी को। अब एआरसी का काम यहां से चालू होता है। एआरसी के पास ये डॉक्यूमेंट आया तो एआरसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इस जमीन को बेचेंगे, और बेचने के बाद जो भी इवैल्यूएशन होगा वो बैंक को बताएंगे। बैंक यस बोलेगा हाँ, तो ये इसको बेच देंगे और बेच के सारा पैसा सेटल करा देंगे। बैंक बोलेगा नो, अगर बैंक को लग रहा है कि अभी उसे घाटा हो रहा है मत बेचो, तो एआरसी वो इवैल्यूएशन करके बैंक को रिपोर्ट भेज देगा, और वो जो डॉक्यूमेंट है और एसेट है दोनों एज यूजुअल ही रहेंगे। तो अल्टीमेटली बैंक का जो नफा नुकसान होता है वो एसेट बिकने पर पता लगता है इस केस में। तो एसेट बेचना जो काम है ये एआरसी का ही काम है। आपको समझ आ गया होगा एआरसी का क्या प्रावधान है। तो अब आपको अगर एआरसी खोलनी है तो 300 करोड़ आपके पास मिनिमम होने चाहिए। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने 2022 के रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में टॉप किया है? तो इसमें टॉप करने वाला देश है नॉर्वे। नॉर्वे ने इस बार टॉप किया है। मतलब पूरे दुनिया में अगर असमानता को सबसे कम करने में कोई सबसे ज्यादा सफल हुआ है तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे में इक्वालिटी सबसे बेहतर मानी जाती है, चाहे किसी भी आधार पर, कास्ट के आधार पर इक्वालिटी हो, जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो इंडिया ने 126वीं रैंक सिक्योर करी है। काफी पीछे हैं हम लोग इसमें। और जो इनइक्वालिटी है इसको हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है? यह है आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक घातक तूफान जिसका नाम है जूलिया, इसने इनमें से कौन सी जगह को हिट किया है? तो जूलिया तूफान अभी हाल ही में आया है सेंट्रल अमेरिका में, और सेंट्रल अमेरिका में एक नहीं 3 देशों को इसने हिट किया है। एक तो निकारागुआ को इसने हिट किया है यहां से कोस्टल लाइन से, साथ में होंडुरस को भी यहां से हिट किया है, और एल साल्वाडोर में भी ये तूफान आया है। होंडुरस में अभी तक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, एल साल्वाडोर में 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और निकारागुआ में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। होंडुरस की कैपिटल है तेगचिगल्पा, निकारागुआ की कैपिटल है मनागुआ, और एल साल्वाडोर की कैपिटल है सैन साल्वाडोर। ये जो इसका नाम है जूलिया, ध्यान रखिए सेंट्रल अमेरिका रीजन में जो लास्ट क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस टाइम पर हर साल इस तरीके का ये तूफान आता है। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो कि पूरे दुनिया में ये कौन सा देश है जहां पर जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? मतलब ये कौन सा देश है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बाकी आज लास्ट डे है ऑफर का, 11 से लेकर 14 अक्टूबर तक का ये ऑफर था। आज रात 12 बजे तक ऑफर है जिसमें आप 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। डिस्काउंट कोड आपको पता है वरुण 777। इन दोनों बैचेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। जीएस और जीके का फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसका भी लिंक है। करंट अफेयर का पिछले 1 साल मैं पूरा कवर कर रहा हूं, तो उसका भी आपको लिंक यहां पर मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। ये जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।